अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है असेबी मोहब्बत। नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने माँ बाप और बहनों के लिए अपनी जान तक दे दी। तो चलिए सुनते हैं। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं होता था। वो जहां भी नौकरी के लिए जाता, वहां अफसरान को उसकी डिग्री से ज्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो नहीं था जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। ना उसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश उसकी डिग्री से आला होती और उसकी वजह से उसे नौकरी मिल जाती। इसका बाप एक गरीब मजदूर था। यह वही या इसका बाप जानता था कि इसने कैसे अपना पेट काट कर इसे पाला पोसा और पढ़ाया ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी कर सके। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। जब उसने MBA डिग्री फर्स्ट डिवीजन में हासिल की तो उसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। उसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नजर आने लगा, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि यहां डिग्री से ज्यादा रिश्वत की जरूरत है। उससे कम पढ़े आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे डिग्री होल्डर रिश्वत और सिफारिश से ना होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आ गए तुम अरमान बेटा। उसकी मां ने इस आस पर दरवाजा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और उसके बेटे को नौकरी मिल गई। बेटे के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो समझ गई, हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की मां ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लर्जा थे। यूं लगता था जैसे जलजला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और ये अमावस की रात चौधरी दिलावर की बेटी रेशम की हालत बहुत खराब हो जाती। इसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और इसकी दिलदोज चीखें पूरी हवेली और गांव को हिलाकर रख देती थी। रेशम का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को उबल आती। आवाज इस कदर खौफनाक हो जाती कि यूं लगता था कि जैसे समात को मुतासर कर देगी। इस हालत में रेशम को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और अमावस की रात से पहले ही इसे रस्सियों में जकड़ दिया जाता था। चौधरी दिलावर अपनी बेटी की यह हालत देखकर रो पड़ता था। रेशम इसकी अकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। चौधरी साहब, आप कुछ करें, देखें रेशम की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई है, रेशम की मां ने रोते हुए कहा। बेटी की इतनी खराब हालत उससे नहीं देखी जा रही थी। शायद वो तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कोई छुरियां चला रहा हो। रेशम के हलक से अजीब गैर इंसानी आवाज निकल रही थी। इसको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि सुबह होते ही यह तड़पती हुई लड़की ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आज से तकरीबन 3 साल पहले रेशम भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उस एक रात के बाद इसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। जब रेशम की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश इस रात वो घर में नदी के पास ना जाती तो ऐसा कभी ना होता। अरमान, ये क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? उसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार, मैं परेशान क्यों ना हूं, आज 3 माह हो गए नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिली।
घर में 3-3 जवान बहनें, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हर रिश्ता के लिए आने वाले उस आस पर आते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, मगर हमारे घर की दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज से मतलब है, जो उन्हें मिलता नहीं दिखाई देता। तो दरवाजे से वापस पलट जाते हैं। अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देख सकता। अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफेदी उतर आई है, और तू कहता है कि मैं परेशान क्यों? अरमान तो जैसे फट पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कैसे ठीक होगा यार, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने दुख से कहा। अच्छा यार ये बात है, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए तो? वलीद ने कहा। तो अरमान हैरान होकर उसे देखने लगा। अगर कहो तो बता दूं। यार बता ना वलीद, क्या बात है? अरमान ने पूछा। यार एक बहुत जबरदस्त बाबा है, उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देगा। वलीद ने कहा तो अरमान हंस पड़ा। अगर उन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले से ना करते? अरमान ने तंजन कहा। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे, तभी तो तुम्हें बता नहीं रहा था। इसने कई लोगों की मदद की है, मेरे मामू की भी। यार वो बहुत जबरदस्त है। ओके यार, लेकिन अभी तो मैं घर जा रहा हूं, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। अरमान वलीद से हाथ मिलाकर घर चल पड़ा, लेकिन उसके माइंड में वलीद की बातें घूम रही थी। क्या वो बाबा मेरे हालात ठीक कर देगा? इस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रेशम को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी। वो नदी में पांव डालकर बैठ गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। रेशम! किसी ने उसे पुकारा। कौन है? रेशम ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा, रेशम ने सोचा, लेकिन उसे फिर से आवाज सुनाई दी। रेशम! रेशम! उसने पलट कर देखा तो सहरज़दा रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखों में अजीब सा सहर था, जिसने रेशम को सहरज़दा कर दिया था। कौन हो तुम? रेशम ने इस अजनबी से पूछा। रेशम, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं साहिर हूं। रेशम, आओ मेरे पास आओ। साहिर ने अपने बाजू रेशम की तरफ बढ़ाए। इस साहिर ने रेशम पर न जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो इसकी तरफ बढ़ती चली गई, ये सोचे बगैर कि ये कदम उसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब रेशम को नाश्ते पर बुलाने के लिए गए तो रेशम अपने कमरे में ना थी। पूरी हवेली में रेशम को ढूंढा गया। सब परेशान थे कि वो कहां चली गई है। हर तरफ रेशम को ढूंढा गया। आखिर रेशम नदी के किनारे बेहोश हालत में मिली। सब हैरान थे कि रेशम नदी के पास क्या करने आई थी और वहां बेहोश कैसे हो गई। रेशम कई दिन बीमार रही और तड़पती रही। बहुत इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हुई। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर वो खुद ही ठीक हो गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सब ने रेशम से पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था, लेकिन रेशम को कुछ याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन फिर अमावस की रात को रेशम की तबीयत खराब होने लगी। इसका रंग स्याह पड़ गया, आंखें बाहर को उबलने लगी, मुंह से अजीब अजीब गैर इंसानी आवाजें निकल रही थी। यूं लगता था कि इसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ दे रहा है। वो सर के बल जमीन पर चलने लगती। यह सब रेशम के साथ क्या हो रहा था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इसे डॉक्टरों, पीरों, फकीरों को दिखाया गया, लेकिन रेशम ठीक नहीं हुई। रेशम जानती थी कि उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, पर वो किसी को यह बात बता ना पाती थी कि इसके साथ इस रात क्या हुआ था। चौधरी जी, मैं एक साधु को जानता हूं जो काले इल्म का माहिर है। अगर रेशम बीबी को उसके पास ले जाया जाए तो उम्मीद है कि रेशम बीबी ठीक हो जाएगी। चौधरी दिलावर के मुलाजम अकरम ने कहा। कौन है वो? अगर तू किसी ऐसे साधु को जानता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चौधरी दिलावर ने गुस्से से अपने मुलाजम को कहा।
चौधरी जी वो मैं बताना चाहता था मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। अकरम ने डरते डरते कहा, ठीक है अकरम, अगर इस मसले का हल साधु के पास जाकर ही मिलेगा तो हम अपनी रेशम बेटी को उसके पास लेकर जाएंगे। ये बात चौधरी दिलावर ने कह तो दी, लेकिन काश वो जान पाता कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही जात के पास है और वो है सिर्फ खुदा की जात। बेशक अगले दिन वो रेशम को इस साधु के पास लेकर गए। साधु ने रेशम को देखा तो चौंक पड़ा। मुझे और इस छोरी को इस कमरे में अकेला छोड़ दे, साधु ने कहा। पहले तो चौधरी दिलावर हिचकिचाया, लेकिन फिर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब चौधरी दिलावर कमरे में वापस गया तो रेशम एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी और साधु की आंखों में तो जैसे खून टपक रहा था। इसकी आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख हो रही थी। क्या बात है अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरमान ने मां की परेशानी भांपते हुए कहा। वो बेटा, आज कुछ लोग आए थे हुमा को देखने, उन्हें हुमा तो पसंद आ गई, मगर अम्मा, ये लोग हमारे साथ वो सामान की एक लिस्ट भी दे गए हैं। अम्मा यही बात है ना, अरमान ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। अपनी मां की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था। मैं करूं तो क्या करूं? अम्मा की परेशानी, अब्बा की बीमारी, बहनों के टूटे ख्वाब मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। इस शाम अरमान वलीद से मिलने उसके घर गया। वलीद यार, मुझे इस बाबे के पास ले चल जिसका तुमने मुझे बताया था। तुम राजी हो गए? खैर कोई बात नहीं, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे आज ही ले चलता हूं, वलीद ने कहा। तो फिर देर किसकी, चलो, अरमान ने कहा। कुछ ही देर बाद वलीद ने एक मकान के आगे जाकर बाइक रोकी। यहां रहता है वो बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ यार, वो सबसे तन्हा रहता है, बस वीरान इलाका था जहां इसका घर था। और हाँ यार, बाबा का नाम नारायण राज है, वलीद ने कहा और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ है नारायण बाबा, मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई है? चौधरी ने परेशान होकर पूछा। चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है, और वो भी कोई आम जिन नहीं, जिन्नों के शहनशाह जिन्नात का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर चौधरी साकत रह गया। उसने तुम्हारी बेटी को अमावस की रात नदी के किनारे देखा था, तब से ये तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया है और ये हर अमावस की रात तुम्हारी बेटी के पास आता है। लेकिन जब वो देखता है कि इसके पास लोग हैं तो वो इसको अजियत देता है। अब क्या होगा? चौधरी ने परेशानी से कहा। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? शहनशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है, उससे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। बस इसका एक ही हल है और वो है भी बहुत खतरनाक, साधु ने कहा। कोई बात नहीं साधु जी, जितना भी खतरनाक है, अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ करूंगा, चौधरी दिलावर ने यकीन से कहा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी, साधु ने कहा। तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साकत रह गया। तुझे किसी की जान लेनी होगी। चांद की पहली तारीख को एक खास वक्त में एक लड़के की पैदाइश हुई है। इस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि इस लड़के में एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं कर सकती है। जब इस लड़के के मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी में चली आएगी। फिर शहनशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शहनशाह जिन्नात भी ये बात जानता था, तभी उसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है और जो भी इसके साथ शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लर्ज उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राजी हूं, पर इस लड़के की निशानी क्या है? उस लड़के की निशानी उसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा।
वो तो काले जादू का माहिर था, अपनी ताकत से वो ये सब जान गया। पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और जिंदगी देने वाली अल्लाह की जात है। वलीद और अरमान वो दोनों इस वक्त साधु के सामने बैठे थे। मैं जानता हूं, मुझे सब पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है, आप ये सब कैसे जानते हैं? अरमान हैरानगी में बोला, मुझे सब पता है। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे इन तमाम मसाइल का हल है मेरे पास। बहनों की शादी और बाप का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरमान ने परेशान होकर कहा, पूरी बात बताएं प्लीज। अच्छा सुनो, चौधरी दिलावर एक बहुत ही अमीर आदमी है और उसकी बेटी रेशम। साधु ने सारी बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर अरमान और वलीद साकत रह गए। कहीं आपके कहने का यह मतलब तो नहीं है कि अरमान ही वो लड़का है? हाँ, तुम सही समझे बालिक, अरमान ही वो लड़का है। जब ये मकान में दाखिल हुआ तो तभी मुझे पता चल गया था। अगर ये मान जाता है तो चौधरी दिलावर उसे इतने पैसे देगा, ये अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी करवा देगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? साधु ने पूछा। ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अरमान ने मानते हुए कहा। क्या अरमान तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? वलीद ने गुस्से से कहा। तो अरमान ने खामोश रहने का इशारा कर दिया। ठीक है, फिर अभी तुम जाओ, परसों आ जाना, तुम्हारी चौधरी दिलावर से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों उठकर मकान से बाहर आ गए और अरमान ने वलीद से कहा, प्लीज प्लीज यार, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें इस दोस्ती की कसम जो हमारे बीच में है। अरमान ने कहा तो वलीद बेबसी से इसे देखता रह गया। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था? चौधरी दिलावर ने साधु के पास हाजिर होकर कहा। हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया है। वो लड़का मुझे मिल गया है जो तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, पर तुम्हें इस लड़के को रकम देना होगी। आप फिक्र ना करें साधु जी, मैं हर कीमत दूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। साधु ने अरमान को भी बुलाया था। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसे परेशानी हुई कि वो क्या करने जा रहा है, मगर अगले पल बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम शादी से पहले रेशम से मिल लो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। आज चांद की 3 तारीख है, अगले माह की चांद की पहली को तुम्हारी और रेशम की शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें ताकि मैं अपनी बहनों की शादी कर लूंगा, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी। तो चौधरी रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। देखो अरमान, हमने रेशम को बता दिया है कि तुम्हारी इससे शादी करने लगे हैं, पर इसे मालूम नहीं कि इस शादी के बाद तुम्हारी मौत वाक़या हो सकती है। तुम इसको ऐसा कुछ मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए तो चौधरी दिलावर ने उसे गले से लगा लिया। आओ आओ रेशम बेटी आओ। चौधरी दिलावर ने रेशम को देखकर कहा, इससे मिलो, ये अरमान है, ये वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हम करवाने जा रहे हैं। इस 1 माह के अंदर अरमान ने अपनी बड़ी दोनों बहनों की शादी कर दी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रेशम की शादी थी। चांद की पहली तारीख थी। अरमान रेशम के कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो उसकी मुंतजर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन उसकी मौत थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए रेशम का हाथ थामा। रेशम, आज हमारे मिलन की रात है और आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा। अरमान ने कहा, आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी।
लेकिन रेशम को क्या पता कि आज हमारे मिलन की पहली और आखिरी रात है। अरमान तो ये सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और उसकी बीवी जरीना बेगम रेशम के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर ने उन्हें साकत कर दिया। जाओ नौरीन, अरमान को बुला कर लाओ, कमरे से आकर नाश्ता कर ले। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की मां शाहिदा ने अपनी बेटी नौरीन से कहा। वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था, हाँ, मगर उसके बेड की एक तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था। नौरीन ने वो लेटर उठा लिया और कमरे से बाहर आ गई। मां, अरमान तो कमरे में नहीं है, लेकिन उसके कमरे में ये लेटर मिला है, तो पढ़ो इसे क्या लिखा है। इसमें मां ने कहा तो नौरीन पढ़ने लगी। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूं कि आपने और बाबा ने कितनी मेहनत से मुझे पाला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मुआशरे में सर उठाकर जी सकूं। आपकी ख्वाहिश थी, पर ऐसा ना हो सका और आपके लिए मैं कुछ ना कर सका। आपको, अब्बू को और बहनों को मैं दुख में नहीं देख सकता था। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे चौधरी दिलावर मिले, जिनकी बेटी पर असेब का साया था, जो इस वक्त खत्म हो सकता था अगर मैं उससे शादी करता। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, जिसकी वजह से मैंने बहनों की शादी कर सका। बाकी पैसे मेरी अलमारी में रखे हैं। इससे नौरीन की शादी करना और बाबा का इलाज भी करवाना। माँ, मुझे रेशम से शादी के बाद मरना होगा और वो ठीक हो जाएगी। हुमा, मुझे माफ कर देना। नौरीन, तुम भी अपने भाई को माफ कर देना। खूब दिल लगा कर पढ़ना और डॉक्टर बनना। माँ और बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। नौरीन के हाथों से खत फिसल गया और फूट फूट कर रोने लगी। अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थी। अरमान, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, पैसे की नहीं बेटा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था, जहां से कोई भी वापस नहीं आता। अरमान का बीमार बाप एक तरफ साकत हो गया। उसने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी आज लुटा दी थी। वो खाली हाथ रह गया। कमरे में बहुत खौफनाक मंजर था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो खून अरमान के पेट से निकल रहा था। एक तरफ अरमान की लाश पड़ी हुई थी और जरीना बेगम रेशम को झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया रेशम, क्यों ऐसा किया। तभी उसकी नजर इस खत पर पड़ी जो रेशम के सर की तरफ पड़ा हुआ था। जरीना ने वो खत उठा लिया और पढ़ने लगी। बाबा जान और अम्मी जान, मैं जानती हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इस तकलीफ से बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं मेरे लिए। हाँ बाबा जान, अरमान ने मरने से पहले मुझे सब कुछ कह दिया था। उसने वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन गलती मेरी थी। मैं वहां नदी के किनारे गई थी और मैं अरमान से बहुत प्यार करने लगी हूं। नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा इसे मिले, लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने पर तैयार हो गया मेरे लिए। वो अपनी बहनों के लिए पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अरमान के बाद उसकी बहनों का क्या होगा। बाबा, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि अरमान के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी, क्योंकि इसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे माफ कर देना बाबा जान। अब कोई शहंशाह जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, चाहे इंसान कितना भी कुछ क्यों ना प्लान बना ले। कमरे में सिर्फ जरीना बेगम की चीखें थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।